Israel, Egypt, Jordan, and Syria led to the Six Days War in 1967. साल 1948 रेड सी के पास बसा एक छोटा सा देश इजराइल, जो आज यहूदियों का गढ़ है, जिसके आजादी पर दुनिया ने अपना मुंह मोड़ लिया, तब 14 मई 1948 को जन्म हुआ इजराइल का। आज इसका नाम डेवलप कंट्री में ही नहीं गिना जाता, बल्कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, डिफेंस सिस्टम और इकोनॉमिकली भी बहुत आगे है। लेकिन इजराइल के लिए कभी भी कुछ आसान नहीं रहा। ज्यूस इजराइल के बनने से पहले क्रिश्चियन से लड़ रहे थे और आजाद होने के बाद मुस्लिम से। और कैसे इजराइल आजाद होने के बाद इजिप्ट के एक बहुत बड़े हिस्से पर 13 सालों तक कब्जा करके बैठा रहता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इजराइल के इतिहास को शुरुआत से। वेस्ट एशिया में ईयर 1600 BC के आसपास एक रिलीजन आया जिसका नाम था जुडाइज्म। इसी सेम टाइम तक इंडिया में भी हिंदू रिलीजन आ चुका था और इसके लगभग 600 सालों के बाद यानी ईयर 1047 BC में किंगडम ऑफ इजराइल पर एक राजा का रूल चलता था जिनका नाम था किंग सोलोमन। वो यरूशलेम के पास एक टेम्पल बनवाते हैं जिसे आज हम टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। और इसके लगभग 500 सालों के बाद इसी एरिया पर फिर से ईयर 587 BC में बेबीलोनियन अटैक होता है और इस टेम्पल का कुछ पार्ट तोड़ देते हैं। और के लगभग 60 सालों के बाद फिर से 529 BC में एक पर्शियन अटैक होता है और टेम्पल माउंट का कुछ पार्ट तोड़ देते हैं। लगभग इसी टाइम तक इंडिया में भी दो आइडियोलॉजी आ चुकी थी जिनका नाम जैनिज्म और बुद्धिज्म था। और 63 BC आते तक फाइनली इस एरिया पर रोमन्स का कंट्रोल हो जाता है। इस टाइम तक मंदिर के प्रीस्ट का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, इसलिए राजा जो जजमेंट करता है उसमें बहुत बड़ा हाथ प्रीस्ट का भी होता था। ईयर 4 BC में जीसस का बर्थ होता है। जीसस धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो कुछ चमत्कार करते हैं, जिससे पानी को शराब में बदलना, मरे हुए लोगों को जिंदा करना, ये सारी कहानियां बाइबल में है। आगे चल के जीसस मंदिर के सबसे बड़े प्रीस्ट में से एक बनते हैं और अपनी पूरी लाइफ जुडाइज्म रिलीजन से अलग हटके एक अलग टीचिंग देते हैं। जीसस अपने आखिरी दिनों से 6-7 दिन पहले टेम्पल माउंट आते हैं और यही कारण बनता है उनकी मौत का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और होलोकॉस्ट जैसी प्रॉब्लम्स का। जब वो टेम्पल माउंट में आते हैं वो दिन था थर्सडे का और मंदिर के हर तरफ गंदगी फैली थी और जीसस देखते ही साफ सफाई करना शुरू करते हैं और वहाँ के जानवरों और मनी चेंजर्स को वहाँ से भगा देते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद मंदिर के प्रीस्ट उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और शाम को जब जीसस अपने दोस्तों के साथ डिनर करते हैं उसके बाद उनको मंदिर के प्रीस्ट अरेस्ट कर लेते हैं। उस दिन को क्रिश्चियन ईस्टर नाम के फेस्टिवल से मनाते हैं जिसे द लास्ट सपर डे कहा जाता है। सुबह इन पे सेडिशन का केस लगता है। इस टाइम तक रोमन एम्पायर में मंदिर के प्रीस्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। इसलिए जैसा प्रीस्ट चाहते थे ठीक उसी तरीके का फैसला राजा को देना पड़ता है। जीसस को जजमेंट किंग पॉन्टियस पायलट नाम के एक रोमन किंग देते हैं और कहते हैं कि राजा डेथ पेनल्टी तो नहीं देना चाहते थे, पर प्रीस्ट और पब्लिक की यही डिमांड रहती है, इसलिए उन्हें ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है और इसके बाद उनको क्रॉस पे लटकाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म से बुद्धिज्म निकला है ठीक उसी तरीके से जुडाइज्म से क्रिश्चियन और इस्लाम दोनों निकले हैं। जीसस के मरने के बाद उनके फॉलोअर्स एक अलग आइडियोलॉजी लाते हैं जिसे आज हम क्रिश्चियनिटी के नाम से जानते हैं। ईयर 306 में किंग कॉन्स्टेंटाइन पहले ऐसे राजा बनते हैं जो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद ज्यूस का वो हाल होता है जो ज्यूस कभी सोच भी नहीं सकते थे। करंट टाइम में ज्यूस और अरब्स के बीच में जितनी बड़ी दिक्कतें दिखती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिश्चियंस और ज्यूस के बीच में है। इसको यहाँ हम समझ सकते हैं कि ईयर 135 AD आते आते तक क्रिश्चियंस को लगता है कि जीसस को ज्यूस ने मारा है। इसीलिए जब भी आप देखोगे कि जितने भी क्रिश्चियन रूलर्स आए सभी ने ज्यूस को उन्हीं के घर से भगाया। आगे एक्सप्लेन करूंगा। 5th सेंचुरी के लास्ट तक ज्यूस को किंगडम ऑफ इजराइल से भगाया जाता है और इसके बाद ईयर 610 AD में ओरिजिन होता है इस्लाम का बाय द प्रॉफिट मोहम्मद। ये रिलीजन भी जुडाइज्म से निकलता है। यहाँ तक इस एरिया में रोमन एम्पायर इतना पावरफुल नहीं रह पाता है, इसलिए ईयर 638 AD में बाइजेंटाइन एम्पायर इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर से ज्यूस को थोड़ा रिलैक्स मिलना शुरू होता है और वो फिर से अपने घर यरूशलेम आ सकते थे। मुस्लिम रूलर्स ज्यूस को इसलिए रिलैक्स देते हैं क्योंकि इनके धर्मों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए वो उनको भाई की तरह मानते हैं। यहाँ तक सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब इस एरिया पर ईयर 1099 में फिर से क्रिश्चियन रूलर गॉडफ्रे हमला कर देते हैं और इस बार मुसलमानों और यहूदियों दोनों को वहां से भगाया जाता है। ये जो इजराइल के अंदर ज्यूस और क्रिश्चियंस के बीच में इतनी दिक्कतें थी उसका कारण सेंटर ऑफ यरूशलेम यानी टेम्पल माउंट था, क्योंकि तीनों रिलीजन
का बर्थ इसी के आसपास के एरिया में हुआ है, इसीलिए सारे धर्म इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। आप इस मैप में देख सकते हो, ये वेस्टर्न वॉल ज्यूज के लिए है और ये डोम ऑफ द रॉक है, ये अल अक्सा मस्जिद है और इस पूरे एरिया को टेंपल माउंट और मुस्लिम्स इसे हरम अल शरीक कहते हैं। लेकिन इसके बाद ईयर 1189 एडी में ऑटोमन एम्पायर इसको अपने कंट्रोल में लेता है और सारे झगड़ों को सॉल्व कर देता है। इस टेंपल को वो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन क्वार्टर, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम क्वार्टर्स, आर्मेनियंस के लिए आर्मेनियंस क्वार्टर और जो ज्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न वॉल, उसके लिए ज्यूइश क्वार्टर। ज्यूज वर्ल्ड में जहाँ कहीं पे भी रहते हैं वो हमेशा वेस्टर्न वॉल की तरफ चेहरा करके पूजा करते हैं। ऑटोमन एम्पायर में फिर से यहूदियों को रिलैक्स मिलता है और वो अपने घर जा सकते थे। लगभग 1800 सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर इस एरिया पर राज करते हैं और इसके बाद ब्रिटिशर्स इसको अपने कंट्रोल में लेते हैं। यहाँ तक जितने भी ज्यूज थे, स्पेशली जो यूरोप और रशिया में रह रहे थे, वो पॉपुलेशन में तो कम थे पर रिसोर्सेज पर सबसे ज्यादा कंट्रोल अगर किसी का था तो वो था ज्यूज का। और यही एक कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का, आगे एक्सप्लेन करूंगा। और क्रिश्चियंस के बीच में एक अलग ही दिक्कतें थी कि जीसस को ज्यूज नहीं मारा है, तो इस बात का एक और गुस्सा था उनके अंदर। अब ज्यूज दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हैं वो अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ते हैं, इसीलिए वो आज तक कोई भी लड़ाई हारे नहीं है। इसके कुछ सालों के बाद ईयर 1881 से फर्स्ट वेव यानी फर्स्ट आलिया बैच शुरू होता है, जिसका बेसिक सा मतलब इजराइल के अंदर ज्यूज का इमिग्रेशन शुरू होता है। एलाइजर बेन यहूदा रशिया से इजराइल आके ज्यूज के लिए हिब्रू लैंग्वेज के ऊपर कॉलेज और स्कूल्स को खोलते हैं, जिसके बाद 30 to 40,000 ज्यूज इजराइल आते हैं और इसके बाद फिर से एक और वेव शुरू होती है जिसे सेकेंड वेव कहा जाता है, जिसका नाम सेकेंड आलिया बैच है। इसी टाइम पे जियोनिज्म मूवमेंट शुरू हो चुका था, आगे एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड वेव में लगभग 56,000 ज्यूज आते हैं और तेल अबीब वो पहला ऐसा एरिया बनता है जहाँ पे ज्यूज आके रहना शुरू करते हैं। इनके आने से मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी। यहाँ तक एक जियोनिज्म मूवमेंट शुरू हो गया था, जिसका बेसिक सा मतलब ये था कि जितने भी ज्यूज थे वो अपने मदरलैंड जाना चाहते थे और इसी वजह से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ लड़ते हैं। और जितने भी सारी अरब कंट्रीज होती हैं वो जर्मनी की तरफ से लड़ती हैं और इस वॉर में जर्मनी हार जाता है और अरब्स कुछ नहीं कर पाते हैं। उस टाइम तक ब्रिटेन एक बहुत बड़ी ताकत थी, इसलिए जैसा ज्यूज अपना अलग स्टेट की डिमांड करते हैं, ज्यूज कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर आर्थर बेलफोर को एक डिक्लेरेशन दिया जाता है जिसका नाम है बेलफोर डिक्लेरेशन, जिसके थ्रू ब्रिटेन ज्यूज को इजराइल भेजना शुरू करता है। ईयर 1919 से 23 के बीच में 1 लाख यहूदी, 1924 से 29 के बीच में 2 लाख यहूदी और 1930 तक 2.5 लाख यहूदी इजराइल पहुंचते हैं और पॉपुलेशन इतना सडन राइज करता है कि ज्यूज 11% से 31% तक पहुंच जाते हैं। और इस पॉपुलेशन राइज होने की वजह से ज्यूज और अरब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यूज और ब्रिटिशर्स के जितने सोल्जर्स होते हैं उनकी जान चली जाती है। और यहीं पे ब्रिटेन अपना बेलफोर डिक्लेरेशन कैंसिल करके व्हाइट पेपर इशू करता है, जिसमें इजराइल में हो रहे इमिग्रेशन को रोकना शुरू करता है। पर इसके बाद फिर भी बहुत सारे ज्यूज इलीगली इजराइल में घुस रहे थे और उधर 1940 तक यूरोप में हिटलर का राइज बहुत फास्ट हो रहा था और हिटलर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलकर जर्मनी में ज्यूज को मारना शुरू करता है। इस पर ज्यूज एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं और ज्यूज फिर से यूएस से और ब्रिटेन की तरफ से लड़ना शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन फिर से जीत जाता है और लगभग 2 लाख यहूदी शहीद हो जाते हैं और हिटलर की वजह से तो लगभग 60 लाख यहूदी मरते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएन में उन्हीं कंट्रीज की चलती है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत के आई थी, यानी यूएसए और ब्रिटेन की। इसलिए ज्यूज जैसा डिमांड करते हैं उनको उन्हीं के मदरलैंड इजराइल वापस भेज दिया जाता है। और यूएन को 1945 में बनाया ही इसलिए गया था कि वो वर्ल्ड में शांति लाए, इसीलिए लगभग 11 कंट्रीज पैलेस्टीन जाती हैं और एक सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करती हैं। और यूएन ये कहता है कि पैलेस्टीन में 1/3 पॉपुलेशन ज्यूज की है और लगभग 2/3 पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, पर टोटल लैंड का सिर्फ 6% ज्यूज के पास है। और इसी टाइम तक 22 जुलाई 1946 में ब्रिटेन में एक होटल होता है जिसका नाम किंग डेविड होटल होता है। उस होटल में एक मीटिंग हो रही थी कि इजराइल में हो रहे इलीगल इमिग्रेशन को किस तरीके से रोका जाए। और जब ये बात कुछ जियोनिस्ट एक्टिविस्ट को पता चलती है तो वो उस होटल पे बम डाल देते हैं, जिसमें 91 लोगों की डेथ हो जाती है। इसके तुरंत बाद यूएन 15 में 1948 को इजराइल से ब्रिटिशर्स को क्वाइट करने को कहता है और ज्यूज के लिए एक मैप रिलीज करता है। यूएन ये व्हाइट वाला एरिया ज्यूज को दे देता है और ये ग्रीन वाला एरिया पैलेस्टीन नाम एक देश को बनाकर अरब्स को दे देता है। और जो तीनों धर्मों के लिए जो सबसे सेंसिटिव एरिया है यानी टेंपल माउंट, उसको अपने अंडर में रखता है। ब्रिटिशर्स के जाने से एक दिन पहले डेविड बिन गुरियन स्टेट ऑफ इजराइल एज अ कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं और यूएसएसआर के साथ लगभग 10 से 15 ऐसी कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज भी कर देती हैं। इस टाइम तक इंडिया अभी भी पैलेस्टीन के सपोर्ट में था और पाकिस्तान तो आज तक इजराइल को एज अ रिकॉग्निशन नहीं देता है।
जिस दिन इसराइल आजाद होता है डायरेक्ट इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान और इसके साथ 8 कंट्रीज और इस पे अटैक कर देती हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि इसराइल कैसे टिक सकता है, पर टिकना तो छोड़ दो, इन सारे को हरा देता है अगले 1 साल के अंदर में ही, और यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर कब्जा तक कर लेता है। ये सारा मामला यूएन के अंदर जाता है और यूएन इन सभी को देखते हुए एक नया मैप इसराइल के लिए रिलीज करता है 11 मई 1949 को। ये नया वाला मैप है। 1950 आते आते तक इंडिया भी इसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर देता है और अगले 6 से 7 सालों तक इसराइल अपने एजुकेशन, रिसर्च और इंटेलिजेंस पर बहुत ध्यान देता है। और ईयर 1956 में एक और वॉर शुरू होती है इसराइल और इजिप्ट के बीच में। उस टाइम तक अब्दुल नासिर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इजिप्ट कहता है कि स्वेज कैनल इजिप्ट में है, इसलिए इसका सारा कंट्रोल इजिप्ट करेगा, और इसी वजह से वहां से इसराइल के जितने भी शिप्स थे उसको वहीं से गुजरने नहीं देता है। ऑल्दो जब आप देखोगे कि यहाँ से यूरोप और एशिया का 10 to 20% ट्रेड इसी रूट से होता है, और अगर इस रूट को छोड़ दिया जाए तो पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। इस वजह से इसराइल यूके और फ्रांस के साथ मिलकर सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लेता है, और इसको तभी छोड़ता है जब इजिप्ट ऑन पेपर इसको ऑथराइज करता है कि वो इसराइल के साथ किसी भी कंट्रीज को यहाँ से जाने के लिए रोकेगा नहीं। इस टाइम तक इसराइल की इंटेलिजेंस काफी प्रोग्रेस कर चुकी थी, जिसका पता 1967 के वॉर में चलता है, जब इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान फिर से मिलके एक और बार अटैक करने का प्लान करते हैं। और इसराइल के इंटेलिजेंस को जैसे ही ये पता चलता है, उनसे पहले ही वो खुद उन पे अटैक कर देता है। मुश्किल से 6 दिनों तक ये वॉर चलती है और उसके बाद पता नहीं ऐसी क्या चीज होती है कि इसराइल इस वॉर को भी जीत जाता है और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक पर कब्जा तक कर लेता है। और आप मैप में देख सकते हो कि ये पैलेस्टीन के कुछ डॉट्स ही बचे हैं। अरब कंट्रीज ये सोच सोच के परेशान थी कि इसराइल का डिफेंस इन्वेस्टमेंट अरब से कम है, पॉपुलेशन में भी अरब से कम है, हथियारों में भी अरब से कम है, पर फिर भी ये कैसे वॉर में जीत जा रहे हैं। इसराइल 1967 से लेकर 1978 तक इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा करके रखता है, और कैसे इजिप्ट इसको इसराइल के पीस एग्रीमेंट के थ्रू वापस मांगता है, इसको आगे क्लियर करूंगा। और इसराइल के पड़ोसी कंट्रीज को लगने लगता है कि वॉर करके नहीं जीत पा रहा है, इसलिए सिविलियंस को मारना शुरू करते हैं। इसलिए 1972 में जर्मनी में एक ओलंपिक हो रहा था जो बहुत फेमस है, म्यूनिक ओलंपिक के नाम से, जिसमें इसराइल के 11 एथलीट्स थे, जिसमें 6 कोच, 5 प्लेयर्स थे। इन सभी को 8 आतंकवादियों ने मिल के मार दिया। उस टाइम तक ये सारी एक्टिविटीज लगभग 1 दिन तक चलती है और जर्मनी की पुलिस 8 में से 5 आतंकवादियों को तो मार देती है, लेकिन 3 को जेल में पकड़ के बंद कर देती है। इस टाइम तक प्लेन हाईजैकिंग के बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे, जैसे 1968 से 72 के बीच में 300 से ज्यादा प्लेन हाईजैकिंग केस आ चुके थे। और अब जो फ्रांस में 3 आतंकवादी जेल में थे, उनके ग्रुप मेंबर्स 29 अक्टूबर 1972 को एक प्लेन हाईजैक करते हैं, जिसमें इसराइल के कुछ सिविलियंस रहते हैं। और फिर जर्मनी पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो उन आतंकवादियों को छोड़ देता है। और इस घटना के बाद इसराइल इतना गुस्सा होता है कि ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड शुरू करता है। इसके बाद जितने आतंकवादी म्यूनिक ओलंपिक में शामिल थे, इन सभी को 20 सालों तक ढूंढ ढूंढ के मारता है। इसमें इसराइल अपने सीक्रेट इंटेलिजेंस मोसाद का भी हेल्प लेता है। इसके बाद इजिप्ट 1973 में एक लास्ट वॉर शुरू करता है अपने एरिया सिनाई पेनिनसुला को वापस लेने के लिए, जो कि लगभग 13 सालों तक इसराइल उसको कब्जा करके रखा था। इस वॉर में इजिप्ट के साथ सीरिया रहता है और इसके तरफ से यूएसएसआर सपोर्ट करता है और इसराइल को यूएसए सपोर्ट करता है। लेकिन इस वॉर में इजिप्ट अपने एरिया को पाने के लिए कुछ और खो देता है। इस वॉर में इसराइल सिनाई पेनिनसुला से आगे चलकर स्वेज कैनाल और सीरिया के तो कैपिटल तक पहुंच जाता है। 1978 आते आते तक इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हार मान जाते हैं और इसराइल में आके पीस एग्रीमेंट के थ्रू इसराइल जितना एरिया इजिप्ट का कैप्चर करके रखता है उसे वापस लेते हैं, और धीरे धीरे इसराइल इसको वापस भी कर देता है। इंडिया में भी ईयर 1992 तक इसराइल एम्बेसीज खुल जाती हैं और इंडिया भी इसराइल के साथ पॉलिटिकल रिलेशन बनाना शुरू करता है। उसके बाद 1996 में नेतन्याहू फर्स्ट टाइम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद 2009 से अभी तक वही प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ये जो सारा झगड़ा टेम्पल माउंट को लेके रहता है, जिसे जॉर्डन कंट्रोल करता है, अभी के टाइम पर ये एरिया पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। और इसराइल के इंडिपेंडेंस होने के बाद अरब कंट्रीज ने अपने सारे रिसोर्सेज का पैसा बड़े बड़े शहरों को डेवलप करने में लगाए हैं। अरब कंट्रीज के पास गोल्ड, ऑयल, डायमंड, इन सारी नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, और वो सारा पैसा टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को छोड़ के चमकते हुए शहर में लगाए हैं। पर वहीं पे इसराइल ने अपने इंटेलिजेंस और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए मार्क जकरबर्ग, लैरी पेज, सैम एल्टमैन, जॉर्ज सोरोस जैसे बड़े बड़े नाम आपको दुनिया में देखने के लिए मिल जाएंगे, और इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी।